दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी क़ुव्वतों ने बिलाखिर अमरीकी एटम बम के बलबूते पर फतह हासिल कर ली। जर्मनी और जापान में से किसी के पास भी एटम बम होता तो अमरीका अव्वल तो एटम बम का इस्तेमाल ही ना करता। अगर एटम बम इस्तेमाल होता तो हिटलर या जापानी वजीर आज़म बदी की तोजो की एटम बम बरसाकर जंग का तवाज़ुन अपनी तरफ मोड़ लेते। जंगों में जासूसी का कलीदी किरदार रहा है। कई जंगें जासूसों की मदद से बगैर कोई गोली चलाए जीती गई हैं। जर्मनी और जापान की शिकस्त की वजह अमेरिका की तरफ से एटम बम का इस्तेमाल नहीं बल्कि जासूसी में नाकामी थी। अमेरिका ने हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर बम बरसाया तो धमकी दी सरेंडर वरना तीसरा बम अगले शहर पर। अमेरिका के पास उस वक्त तीसरा एटम बम मौजूद नहीं था जिससे जापानी और जर्मनी इंटेलिजेंस लाइलम थी। मज़ीद तबाही के खौफ से जापानी बादशाह हिरोहिटो के हुक्म पर जापानी अफवाज ने हथियार डाल दिए। जर्मनी ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियाँ और करोड़ों इंसानों के खाक और खून में मिल जाने के बाद फातेह इत्तेहादियों ने कई जुराइम के तहत मुकदमा चलाए। यही जुराइम उनकी तरफ से भी सरजद हुए थे। क्योंकि वो फातेह थे इसलिए जापान और जर्मनी के लिए जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा का इतलाक़ ताकत के कानून की लाठी ठहरी। 18 अक्टूबर 1945 और 1 अक्टूबर 1946 के दरमियान बैनुल-अक़वामी फ़ौजी अदालत ने साजिश करने और अमन के ख़िलाफ़ जंगी जुराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम के इल्ज़ामात के तहत हिटलर के 22 बड़े साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाकर 12 को सज़ाए मौत दे दी। उनमें हांस फ्रैंक, हरमान गोएरिंग, एल्फ्रेड रोज़नबर्ग और जूलियस अस्क्रिख शामिल थे। 3 मुलज़मों को उम्र कैद और 4 को 10 से 20 बरस तक की सज़ा की कैदें सुनाई गईं। जापानी वज़ीर आज़म बदी की तोजो की और दीगर 6 टॉप लीडर और जर्नैल भी तख्ताएदार पर चढ़ा दिए गए। 18 को उम्र कैद की सज़ा हुई। फांसी के बाद जापानी वज़ीर आज़म की लाश कहाँ गई? अमरीकी फ़ौज की खुफिया दस्तावेज़ात के ज़रिए इस सवाल का जवाब कई दहाइयों बाद सामने आया। अमरीकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला के मास्टरमाइंड जापानी वज़ीर आज़म तोजो की को सज़ाए मौत से हमकरार करने के बाद राख को एक अमरीकी जंगी जहाज़ के ज़रिए बहरुल काहिल में फेंका गया था। जापानी जनरल यामाशिता ने सिंगापुर के महाज पर जनरल पर्सिवल से 1,30,000 फ़ौजियों समेत सरेंडर करवाया था। यह दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा सरेंडर था। यामाशिता को भी फांसी दी गई। फांसियों का सिलसिला तवील अरसे तक चला। एडोल्फ एकमन जिसे आइखमैन भी कहते हैं उसका मुकदमा 1961 में यरूशलेम में चला जिसने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। एडोल्फ एकमन वो होलोकॉस्ट के दौरान यूरोप की यहूदी आबादियों की जिलावतनी के सिलसिले में मरकज़ी किरदारों में से एक था। जंग के इख्तिताम पर उसे अमेरिका में ज़ेर हिरासत लिया गया लेकिन वो 1946 में फ़रार होने में कामयाब हो गया। कैथोलिक चर्च के अहलकारों की मदद से वो फ़रार होकर अर्जेंटीना पहुंच गया। यहाँ वो रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से रहा। 1960 में इस्राएली सिक्योरिटी सर्विस के एजेंटों ने एकमैन को पकड़ लिया। वो उसे इसराइल ले आए। यरूशलेम में एकमैन पर मुकदमा चला। उसे यहूदियों के ख़िलाफ़ जुराइम में कसूरवार पाया गया। उसे 31 मई और 1 जून 1962 की दरमियानी शब फांसी दे दी गई। उसकी लाश को जलाकर राख समंदर में फेंक दी गई। इस फांसी के 8-9 साल बाद सानिहाए मशरकी पाकिस्तान जन्म लेता है। पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। 16 दिसंबर 1971 को सकूत बंगाल हुआ। उससे 2 माह कबल अक्टूबर 1971 में शाह ईरान के 2500 साला जश्न में जनरल याह्या खान भी मौजूद थे। उनका सामना भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल आपकी बड़ी शोहरत सुन रखी है। डॉक्टर सफदर महमूद अपनी तहरीर में बताते हैं कि याह्या खान ने नशीली आँखों और दिलरुबा मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपने मेरी दूसरी शोहरत के बारे में भी सुना होगा। इस पर इंदिरा गांधी गुस्से से पाँव पटकती और तिलमिलाती हुई दूसरी तरफ चली गईं। अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और रूस जैसे इत्तेहादी दूसरी जंग अज़ीम में दुश्मन अफवाज के जर्नलों को उनके इंसान दुश्मन इक़दामात, अहकामात और इंसानियत को बचाने में अपना किरदार अदा न करने के जुर्म में उनसे दिल में नफ़रत और दिमाग में जज्बा इंतकाम लिए बैठे थे।
اندرا گاندھی کو پاکستان سے دشمنی، کینہ، بغض، اناد، کدورت اور نفرت وراثت میں ملی تھی۔ اندرا گاندھی کے والد جواہر لال نہرو اور دادا موتی لال نہرو قیام پاکستان کی راہ میں حائل ہونے کے لیے سرگرداں رہے۔ پاکستان ان کے سینے پر پھوڑے کی مانند تھا۔ اندرا گاندھی بھی پاکستان، پاک فوج اور جرنیلوں سے اسی طرح نفرت کرتی اور جذبہ انتقام سے جل رہی تھیں جس طرح اتحادی ممالک کے سربراہان انسانیت کش انتقام پر اترے ہوئے تھے۔ اندرا گاندھی ہمارے کئی افسروں اور جرنیلوں کو پھانسی پر لٹکانا چاہتی تھیں جو ان کی قید میں تھے۔ ان کا تذکرہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں موجود ہے، مگر ذوالفقار علی بھٹو 33,000 فوجیوں سمیت 93,000 پاکستانی قیدیوں کو رہا کروانے میں کامیاب ہوئے۔ بھٹو پر پاکستان توڑنے کا الزام بھی لگتا ہے۔ پاکستان توڑنے میں بھٹو کے ساتھ شیخ مجیب الرحمن، اس وقت کی فوجی قیادت جس کے سربراہ جنرل یحییٰ خان تھے، کو بھی ملوث قرار دیا جاتا ہے۔ اندرا گاندھی کا کردار بھی کلیدی تھا، جن کی مکتی باہنی اور فوج نے دوسرے ملک میں گھس کر کارروائیاں کی۔ بھٹو صاحب کو 81 سیٹیں ملیں۔ ان کے مقابلے میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کو 160 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان سے الیکشن کیوں نہیں لڑا اور پھر 160 کے مقابلے میں آدھی سیٹیں 81 ذوالفقار علی بھٹو کس بل بوتے پر اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہونے نہیں دے رہے تھے؟ شیخ مجیب الرحمن کو وزیر اعظم کیوں نہ بننے دیا گیا؟ بھٹو کو پاکستان توڑنے کے جرم میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ یہ جرم عظیم ہے، جرم قبیح ہے۔ دوسری طرف ان سارے کارناموں کو ایک طرف رکھ دیں جس میں 1973 کا آئین، اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا شامل ہے، شراب پر پابندی، اتوار کی بجائے جمعہ کی چھٹی کا فیصلہ اور کئی دیگر کارہائے نمایاں بھی ذوالفقار علی بھٹو کے کھاتے میں جاتے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں ان کا ایک کارنامہ جرنیلوں کو سزا سے بچا کر پاکستان لے آنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں عالمی سطح پر جنگی جرائم میں جاپان اور جرمنی کے جرنیلوں کو پھانسیاں ہو رہی تھیں۔ ناظرین، آپ کے لیے سوال ہے کہ بھٹو کا جرم بڑا ہے یا پھر ان کا قیدیوں کو پاکستان باعزت لے آنا اور کسی فوجی افسر کو اندرا گاندھی کے کہنے، ان کی خواہش کے مطابق سزا نہ ہونا؟